हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो लेटेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा वो हम डेफिसिट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि घाटे मतलब घाटे कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो पहले आपने जाना उसमें फिस्कल डेफिसिट, जिसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? राजकोषीय घाटा। तो बेसिकली राजकोषीय घाटा क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट की जो इनकम है और उसका जो खर्च है अगर इनकम से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि राजकोषीय घाटा हुआ है ना। मतलब राजकोष का मतलब जितना राजकोष उसे इकट्ठा हुआ है किसी भी माध्यम से, है ना। आपने देखा था इनकम कम्स फ्रॉम, पैसा आता है। तो जिन सोर्सेज से पैसा आता है और वो कुल मिलाकर के जितना पैसा आया सरकार के पास, अगर सरकार ने उससे ज़्यादा खर्च किया है तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था राजस्व घाटा, है ना, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट। तो जब हमने आपको इनकम पढ़ाई थी कि रूपी कम्स फ्रॉम, तो उसमें डिफरेंट सोर्सेज थे, है ना। तो एक था रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा था कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाए। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। अगर राजस्व खर्च राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे कि राजस्व घाटा हुआ है। उसके बाद आपने पढ़ा था प्रभावी राजस्व घाटा, है ना। प्रभावी राजस्व घाटे में क्या था कि अगर हम राजस्व घाटे में से ऐसे अनुदान जो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र द्वारा दिए गए हैं जो कि पूंजी निर्माण के लिए दिए गए हैं, उनको माइनस कर दें तो हमें प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा कि अगर हम राजस्व घाटे में से ऐसे अनुदान जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजी निर्माण के लिए दिए गए हैं उनको माइनस कर दिया जाए तो हमारा प्रभावी राजस्व घाटा निकल आएगा। तो तीन चीज़ें आपने पढ़ी थी, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट, सॉरी बजट डेफिसिट, जिसे बीडी शॉर्ट में बजट घाटा कहेंगे। तो बजट डेफिसिट, बजट घाटा क्या होगा, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं कि बजट घाटा क्या होगा। है ना। तो बजट घाटा क्या होगा? गवर्नमेंट फॉलोइंग जीरो बजट डेफिसिट स्ट्रेटजी फ्रॉम 1997, है ना। तो क्या है कि जो है सरकार जो है बजट घाटे को जीरो पे रखने की रणनीति को फॉलो कर रही है। गवर्नमेंट फॉलोइंग जीरो बजट डेफिसिट स्ट्रेटजी फ्रॉम 1997, यानी कि जो बजट घाटा है वो आजकल हमारा जीरो, गवर्नमेंट जीरो बजट घाटे पे, यानी कि बजट घाटा हमारा कितना होता है? जीरो होता है। तो गवर्नमेंट जो है जीरो बजट घाटे की रणनीति पे काम कर रही है। और कब से? 1997 से। गवर्नमेंट फॉलोइंग जीरो बजट डेफिसिट स्ट्रेटजी फ्रॉम 1990 से, ठीक है ना। तो हमारा बजट घाटा कितना होता है? जीरो होता है। बजट घाटा कैसे निकालेंगे, है ना। अभी बजट घाटा होगा, बजट घाटा इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा? बजट बीडी मीन्स बजट डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट में ब्रैकेट में इंक्लूडिंग बारोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, यानी जो कुल प्राप्तियां हैं। तो कुल प्राप्तियां दो प्रकार से होंगी, है ना, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट। और कैपिटल में क्या होगा? लोन भी शामिल होगा और अदर लायबिलिटीज भी शामिल होगी। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस करेंगे टोटल रिसिप्ट को, और उसमें क्या जुड़ा होगा? इंक्लूडिंग बारोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, है ना। तो बारोविंग आपको पता है उधार होता है, और अदर लायबिलिटीज हमने आपको बताया था। अदर लायबिलिटीज में जब आपको हम बजट का एलोकेशन पढ़ा रहे थे, और जो है आप मतलब कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है, तो इसमें वर्ड आया था कि बारोविंग्स और अदर लायबिलिटीज। तो अदर लायबिलिटीज का मतलब हमने आपको बताया था। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अदर लायबिलिटीज आपको पता है, तो इंक्लूडिंग बारोविंग्स एंड अदर लायबिलिटी, यानी जो टोटल रिसिप्ट है, टोटल इनकम है, कुल प्राप्तियां हैं, उसमें बारोविंग्स और अदर लायबिलिटीज भी जुड़ा होगा। तो
इसको अगर हम कुल खर्च में से माइनस कर देंगे तो हमारा बजट घाटा आ जाएगा। यानी कि हम कहें कि बजट घाटा इक्वल टू कुल खर्च माइनस कुल प्राप्तियां और ब्रैकेट में उधार एवं अन्य देयताओं सहित, उधार एवं अन्य देयताओं के सहित जो कुल प्राप्तियां हैं सरकार के पास, है ना, तो कुल खर्च को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा बजट घाटा आ जाएगा। देखिए, तो अगर हम एग्जांपल लें कि बजट घाटा कितना है, तो इस बार का जो गवर्नमेंट का बजट है 2021 का, वो कितना है, 30,42,230 करोड़, 30,42,230 करोड़ है। और कुल प्राप्तियां भी इतनी है, कुल प्राप्तियां भी इतनी है और इसमें उधार भी शामिल है। तो देखिए बजट घाटा कितना हो गया, जीरो हो गया। बजट घाटा कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि सरकार कुल इतना खर्च करेगी, कुल प्राप्तियां सरकार की इतनी है, तो इतनी थी नहीं, उसमें क्या किया गया, सरकार ने कुछ उधार को भी जोड़ा, कितना, इतना हम मार्केट से पैसा उधार ले लेंगे, तो उसको जोड़ करके इसलिए लिखा उधार एवं अन्य देयताओं के सहित। तो अब देखिए बजट घाटा कितना हो गया, आपका जीरो हो गया। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नमेंट फॉलोइंग जीरो बजट डेफिसिट स्ट्रेटजी फ्रॉम 1997। सरकार क्या कर रही है कि 1997 से इसे जीरो बजट की रणनीति को फॉलो कर रही है, ठीक है। अच्छा, इफ यानी ये है टीई, टोटल एक्सपेंडिचर, टी का मतलब है, मैंने यहाँ पे जगह की कमी की वजह से शॉर्ट में लिखा, आप उसको पूरा लिख सकते हैं। इफ टी मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि कुल खर्च कुल प्राप्तियों से ज्यादा है, यदि कुल खर्च कुल प्राप्तियों से ज्यादा है, प्राप्तियों में क्या है, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग बारोविंग एंड अदर लायबिलिटीज, उधार एवं अन्य देयताओं को जोड़कर, यानी जो कुल प्राप्तियां हैं उसमें उधार एवं अन्य देयताएं जुड़ी हैं, फिर भी खर्च कुल प्राप्तियों से ज्यादा है, तो इसका मतलब कुल खर्च कुल प्राप्तियों से ज्यादा है उधार एवं अन्य देयताओं सहित, देन वी डू नॉट गो टू प्रिंट करेंसी फ्रॉम आरबीआई। तो हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि हमारी जितनी इनकम है टोटल उधार वगैरह लेकर के, लेकिन हमारा खर्च उससे भी ज्यादा है, तो इसका मतलब में पैसा तो और चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम देन वी डू नॉट गो टू प्रिंट करेंसी फ्रॉम आरबीआई। तो उसके लिए हम आरबीआई से करेंसी प्रिंट नहीं कराते कि आरबीआई से सरकार कहे कि ठीक है हमारे अभी पैसा कम पड़ रहा है, हमने उधार भी लिया, सारी इनकम भी लगा दी, फिर भी पैसा कम पड़ रहा है, तो आप ऐसा करिए, आप करेंसी छाप दीजिए। नहीं, सरकार ऐसा नहीं करती है। देन वी डू नॉट गो टू प्रिंट करेंसी फ्रॉम आरबीआई व्हाइल वी गो टू बारोविंग फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई से करेंसी छपवाने के बजाय हम आरबीआई, सरकार क्या करती है, आरबीआई से उधार लेती है। कब, किस कंडीशन की बात है, जब सरकार ने किसकी सारी इनकम भी लग गई है, सरकार ने मार्केट से उधार भी ले लिया है, फिर भी सरकार का खर्च ज्यादा हो रहा है, तो सरकार आरबीआई से करेंसी प्रिंट कराने के बजाय क्या करती है, आरबीआई से फिर बोरो करती है, गो टू बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, रिजल्टिंग मोर एक्सपेंशन ऑफ मनी, रिजल्टिंग, यहाँ पे मोर अलग लिखा है, इसमें जुड़ा नहीं है, रिजल्टिंग मोर एक्सपेंशन ऑफ मनी, परिणाम स्वरूप, है ना, मुद्रा का विस्तार होता है, परिणाम स्वरूप मुद्रा का विस्तार होता है। अब देखिए, अब जब मार्केट में पैसा और आ जाएगा, भाई मुद्रा का विस्तार मतलब क्या है, जितना ज़्यादा मनी मार्केट में आएगा, जितना ज़्यादा मनी का फ्लो मार्केट में होगा, उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। तो सरकार की जितनी इनकम थी उसने वो भी खर्च कर दिया, तो मार्केट में पैसा आया, फिर सरकार ने उधार लिया, वो भी खर्च कर दिया, फिर भी सरकार को पैसे कमी थी, सरकार ने आरबीआई से भी उधार लिया, तो सरकार आरबीआई से भी उधार ले रही है, अपनी इनकम भी खर्च कर रही है, तो मार्केट में क्या हो रहा है, मनी का एक्सपेंशन हो रहा है, धन का प्रसार हो रहा है। तो इस तरीके से रिजल्टिंग मोर एक्सपेंशन ऑफ मनी, परिणाम स्वरूप मुद्रा का अधिक विस्तार होता है। दिस इज नोन एज मॉनेटरी डेफिसिट, इसे मौद्रिक घाटा कहा जाता है ना, इसे क्या कहा जाता है, मौद्रिक घाटा कहा जाता है ना। तो अब समझ रहे हैं आप। तो अब देखिए यहाँ पे आपको नया टर्म मिला है ना, बजट डेफिसिट एंड मौद्रिक मॉनेटरी डेफिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जो है बहुत सीरियसली लेना, आपको इतनी इजीली कहीं से मिलेगा नहीं। मॉनेटरी डेफिसिट, मौद्रिक घाटा क्या होता है ना, कि जब सरकार के पास कुल खर्च कुल आमदनी से ज़्यादा हो जाते हैं और सरकार क्या करती है, आरबीआई से उधार लेती है, जिसके कारण मार्केट में मुद्रा का प्रसार अधिक होता है, इसे ही क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मॉनेटरी डेफिसिट, तो मौद्रिक घाटा कहते हैं। बट करंटली
वी डू नॉट गो टू दैट मच लेवल, बट यहाँ पे करंटली होगा, करंटली करंटली CURRENTLY, बट करंटली वी डू नॉट गो दैट मच लेवल, लेकिन वर्तमान में हम उस स्तर तक नहीं जाते हैं। ये तो हमने आपको सिद्धांत बता दिया कि अगर सरकार का खर्च जो है कुल प्राप्तियों से ज़्यादा है, जिसमें उधार भी शामिल है, तो सरकार क्या करती है कि आरबीआई से करेंसी नहीं छपा करके आरबीआई से उधार लेती है, जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार होता है, और इसे क्या कहते हैं, मौद्रिक घाटा, मॉनेटरी डिफिसिट कहते हैं। लेकिन ये जो बात बताई, अभी हम वर्तमान में उस स्तर तक नहीं जाते, यानी में आरबीआई से उधार लेने की नौबत नहीं आती है। अभी सरकार आरबीआई से उधार मतलब उस लेवल पे नहीं लेती है। बट करंटली वी डू नॉट गो दैट मच लेवल, वी ट्राई टू गो फॉर बोरोविंग फ्रॉम मार्केट टू फुलफिल आवर फिजिकल डिफिसिट। हम यह कोशिश करते हैं कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है उसे हम बाजार से उधार लेकर के पूरा कर लें। हमारा जो जिसे में राजकोषीय घाटा हो रहा है तो मार्केट से उधार ले रहे हो। राजकोषीय घाटे मतलब अगर सरकार का कुल खर्च जो है और वो कुल इनकम से ज़्यादा है तो मार्केट से पैसा जुटाते हैं, जैसे सरकार विनिवेश भी करती है ना। विनिवेश का मतलब जिसे कहते हैं सरकार की कोई कंपनी है, संपत्ति है, तो वो प्राइवेट सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व कर लेती है, जिससे उसको कुछ पैसा आ जाता है, या फिर वो बारोविंग कर लेती है मार्केट से, बॉन्ड जारी कर देती है, इस तरीके से पूरा करती है। तो करंटली बट करंटली वी नॉट गो दैट मच लेवल, लेकिन अभी हम उस स्तर तक नहीं जाते हैं। वी ट्राई टू गो फॉर बोरोविंग फ्रॉम मार्केट टू फुलफिल आवर फिजिकल डेफिसिट। तो हम अपनी राजकोषीय घाटे की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेते हैं। इन इंडिया वी आर यूजिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में हम है ना वित्तीय मतलब घाटे के प्रबंधन के लिए भारत में हम आर्थिक विकास के लिए है ना हम डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज करते हैं, यानी कि जो घाटा हो रहा है उसका कहीं से फाइनेंस करते हैं, है ना। बट इन लिमिटेड क्वांटिटी, लेकिन एक सीमित मात्रा में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, भारत में डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज करते हैं, यानी जो डेफिसिट है उसको फाइनेंसिंग करते हैं। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि जो घाटा हो रहा है उसको उधार लेके हमने पूरा किया, है ना, इस तरीके से, लेकिन सीमित मात्रा में। दैट इज वाई वी डू नॉट गो फॉर द प्रिंटिंग। इसी कारण हम करेंसी प्रिंट मतलब हमें जब हम इंडिया का डेवलपमेंट सरकार करती है, तो डेवलपमेंट करने के लिए क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो राजकोषीय घाटा होगा, तो राजकोषीय घाटा होगा मतलब विकास के लिए क्या करेंगे, हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे। लेकिन उतना डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करते हैं कि हम इतना ज़्यादा खर्च करते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा प्रिंट कराना पड़े और मार्केट में क्या आ जाए, मुद्रा का अधिक से अधिक प्रसार हो जाए, और जिस कारण मार्केट में क्या आ जाएगा, आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो हम उस लेवल तक नहीं जाते हैं, जिस लेवल तक महंगाई ज़्यादा ना बढ़े हम उस लेवल तक जाते हैं। तो यही चीज़ में लिखी है, इफ टी टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टीआर इन टोटल रिसिप्ट, यदि कुल खर्च कुल आमदनी से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, उधार एवं देयताओं सहित, देन वी डू नॉट गो टू प्रिंट करेंसी फ्रॉम आरबीआई। तब भी हम आरबीआई से करेंसी प्रिंट नहीं करवाते हैं। वाइल वी गो टू बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, उसकी जगह पे हम आरबीआई से उधार लेते हैं। रिजल्टिंग मोर एक्सपेंशन ऑफ मनी, परिणाम स्वरूप मुद्रा का अधिक विस्तार होता है। दिस इज नोन एज मॉनेटरी डेफिसिट, इसे मौद्रिक घाटा कहा जाता है। बट करंटली वी डू नॉट गो दैट मच लेवल, जिस स्तर की हम बात कर रहे हैं अभी मौद्रिक घाटे की, अभी हम उस स्तर तक नहीं जाते हैं। वी ट्राई टू गो फॉर बोरोइंग फ्रॉम मार्केट, हम बाजार से उधार लेने की कोशिश करते हैं टू फुलफिल आवर फिजिकल डेफिसिट, अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए। इन इंडिया वी आर यूजिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत में हम आर्थिक विकास के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रयोग करते हैं, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी, लेकिन एक सीमित मात्रा में। दैट इज वाई वी डू नॉट गो फॉर प्रिंटिंग, इसी कारण हम करेंसी प्रिंट के ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, जिस कारण मार्केट में मुद्रा का प्रसार हो बहुत ज़्यादा और फिर महंगाई आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे कुछ नया जानने को मिला है। आपने जाना यहाँ पे बजट डेफिसिट एंड मॉनेटरी डेफिसिट। तो इस तरीके से आपने कई प्रकार के घाटों के बारे में जाना है। तो आपको समझ में भी आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और फिर मैं आपको दोबारा से बता दूंगा उसको। तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इस तरीके से आप मेहनत करते हुए चलेंगे, तब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है,
आप यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपका जो है वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल PRAPHUL, यहाँ पे प्रफुल्ल सर के द्वारा इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और जो है आपका जियोग्राफी के लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ जा कर के भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ वीडियो हमने इकोलॉजी, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट के भी डाले थे, वो भी आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ आएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा इसको पूरा कर, थोड़ा इसको खींच देता हूँ, फिर वो शुरू करता हूँ। तो इस तरीके से आपकी समग्र तैयारी का जो हमारा प्लान है, जो हमारा प्रॉमिस आपसे है, उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी ही मेहनत से मैंने भी इसको पढ़ा है, आप भी पढ़िए, इसीलिए आप तक पहुँचाया है मैंने। तो ठीक है, आप जो है इसको तैयार कीजिए और अपने नोट्स में अपडेट कीजिए। तो फिर हम जल्दी से फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।